हेलो स्टूडेंट, हेलो बच्चों। Good evening, sir. गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। Good evening, sir. गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सर वीडियो अपलोड क्या बोला बेटा? एक मिनट है। सर वीडियो अपलोड कर दिया भाई कल ही। दोस्त वीडियो अपलोड है। सर दिखाई नहीं रहा। दिखाई कैसे नहीं दे रहा यार? क्या किसी को नहीं दिखा क्या? क्या सर? किसी को भी नहीं दिखा क्या? स्क्रीन नहीं दिख रहा है सर। स्क्रीन नहीं यार, वीडियो की बात कर रहा हूँ मैं। वीडियो तो दिख गया है सर, आज सुबह ही देखा था मैंने। क्या दिख गया है सर? मस्त बनाया है सर। मस्त कहाँ से बनाता रे? क्या सर? कौन सा वीडियो पे है ये? देखो बच्चों। सर हाँ सर चैप्टर 1 में से डाउट है। चैप्टर 1 में से डाउट है क्या? हाँ सर। चैप्टर 1 क्यों पढ़ रही हो आजकल आप? नहीं सर, वो मॉड्यूल्स में से सम स्टार्ट किए ना, इसीलिए। रुक जा एक मिनट है। सर बोल बेटा। मॉड्यूल के सम आप कि फिर हमें अपने आप से करने हैं? मॉड्यूल तो मुझे पता नहीं है ना, कहाँ है तुम्हारा मॉड्यूल, कैसा है? क्या डाउट है उस मॉड्यूल से, पूछ बेटा। सर स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन का है। बोल तो जरा ऐसे ही। Two metallic oxides contain 27.6% and 30% oxygen respectively. If the formula of first oxide is X3O4, then what will be the formula of second one? हम्म, क्या बोली बेटा? टू मेटल क्या? दोबारा बोल तो। Two metallic oxides contain 27.6% and 30% of oxygen respectively. दो मेटेलिक ऑक्साइड हैं, वो कंटेन कर रहे हैं कितना? 27.6% and 30%. एंड 30% क्या? Oxygen. और If the formula of first oxide is X3O4, then what will be the formula of second? फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट ऑक्साइड हाँ सर, फॉर्मूला फर्स्ट ऑक्साइड दिया है X3O4. X3O4। यस सर। अच्छा, और सेकंड का फाइंड आउट करना है। two metallic oxide contain 27.6 and 30% oxygen. If formula of first oxide, two metallic oxide contain 27.6% and 30% oxygen. If formula of first oxide X3O4, then find out the formula of second oxide.
मतलब कोई आपके पास बच्चों दो मेटेलिक ऑक्साइड आपको दिए गए हैं, दो मेटेलिक ऑक्साइड आपको दिए गए हैं, ये मेटल है, ये ऑक्सीजन है, ये आपका क्या हो जाएगा सर, मेटेलिक ऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है ना। और आपको कह रहा है फर्स्ट मेटेलिक ऑक्साइड, फर्स्ट मेटेलिक ऑक्साइड में मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है, मास ऑफ ऑक्सीजन आपको दिया गया है 27.6 ग्राम। तो मास ऑफ मेटल क्या हो जाएगा, फर्स्ट मेटेलिक ऑक्साइड का केस, मास ऑफ मेटल क्या हो जाएगा 100 माइनस 27.6, 72.4 72.4 ग्राम। एक मिनट बेटा है। अच्छा अब सेकंड की बात करो तो सेकंड में 70%। मास ऑफ ऑक्सीजन है 30 ग्राम, सेकंड मेटेलिक ऑक्साइड, और मास ऑफ मेटल क्या होगा 70 ग्राम। 70 हो 70 जाएगा। 100 minus 70। ओके हैं। अच्छा सर ऐसा हो गया, चलो जी, यहाँ तक तो सर कर दिया। अब एक काम करो, अब उसने क्या बोला कि अच्छा इसमें आपको ये बोला गया है ना कि सर जो है X3O4 जो है फर्स्ट का फॉर्मूला है, यही है ना X3O4। Yes, sir. तो सपोज बच्चों, तो मैं यहाँ पे ऑक्सीजन सर O4 है, पेज नंबर कौन सा है? मुझे नहीं पता यार, मैं तो बस चेक करके बता रहा हूँ सर ये ऐसा है। 43 है पेज नंबर। अच्छा एक का मेटल ऑक्साइड, एक का 70, अच्छा मेटल का वेट कितना है 70 है, और यहाँ पे सर इसका ये है, इसका मोलर मास कितना होगा 3 ग्राम हो जाएगा 70। अगर इसका मोलर मास निकल जाता तो मैं इसको निकाल देता, लेकिन इसका मोलर मास तो निकलेगा ही नहीं आसानी से। अच्छा कुछ उसने कुछ दिया हुआ है क्या, वहां पे कुछ दिया है बेटा कि ऐसा लिखा हुआ है कि मास ऑफ मेटल, कुछ ऐसा लिखा हुआ? No, sir. नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ परसेंटेज दिया हुए है और एक ऑक्साइड दिया है, फर्स्ट तो ऑक्साइड। मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेकंड लेट ऑक्साइड क्या हो? मास ऑफ मेटल इज एक्स मान के चलता हूँ मैं, मास ऑफ मेटल मैं एक्स मान के चलूंगा। तो परसेंटेज ऑफ मेटल मुझे लिखना पड़ेगा इन X3O4 में कितना परसेंटेज मेटल का होगा, ठीक है ना। तो मेटल का मास परसेंटेज कैसे निकालते हैं, W/W ऑफ मेटल कैसे निकालते हैं, W परसेंटेज ऑफ मेटल डिवाइडेड बाय W ऑफ मेटल प्लस W ऑफ ऑक्सीजन, यही होगा। Yes, sir. तो मेटल का, यस। तो मेटल का क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, तो 3x/3x प्लस मास x है ना, तो 3 मेटल 3 ऑक्सीजन कितना है 64 है ना बेटा, और इनटू आप इसको क्या कर देंगे सर 100 कर देंगे, ऐसे होगा क्या? Yes, sir. Is equal 3x to कैसे होगा? 3x कैसे होगा सर? 3x 3 मेटल है ना, x मान ला हूं मैं एक का, तो 3 मेटल का 3x होगा नहीं होगा? पर सर यहाँ पे 2 ही है ना, x और o। अरे 3x3O4 होगा ना, तो एक मेटल का x है तो यहाँ पे 3x है ना,
अरे नहीं आया समझ में क्या? नहीं सर। और बच्चों को आया समझ में? यस सर, Yes, आ sir. गया। अरे यार, ये इसको कैसे समझ में नहीं आ रहा है? एक मेटल का एक्स है तो यहाँ 3x नहीं दिख रहा है क्या? 3 मेटल है ना, 3 एक्स है। अरे एक्स 3 है या नहीं है? तो 3 एक्स है तो 3 एक्स का ऑलरेडी एक एक का एक्स है तो 3 का 3 एक्स हो जाएगा। ये तो जाहिर सिंपल सी बात है। जैसे 3 टाइम। हाँ 3 टाइम्स हो जाएगा उसका, है ना। अब देखो तो कितना है इसका मास? तो सर मास ऑलरेडी कितना है? 72.4 इजिकल टू 3x अपॉन, इसको सॉल्व करो जल्दी। 56 आ रहा है सर। ये x की वैल्यू, हाँ सर 56। बस बढ़िया, तो हो तो गया, अब हो तो गया। मतलब ये हमने क्या किया, तो ये इसका W था, तो देख लीजिए ये हमने W के रिस्पेक्ट में निकाला, तो ये इसका क्या आ रहा होगा, ये मोलर मास आ रहा होगा, ये तो W आ गया, है ना। अरे ये तो इसका W था 70, सॉरी। सर पर 2 मास दिए हुए हैं आपने, हमें कौन सा लिखना है? ऊपर वाले मास से, मेटल तो एक ही होगा चाहे ऊपर है या नीचे है, मेटल तो एक ही होगा ना, जो भी होगा। समझ रहे हैं सर क्या? अगर मेटल एक होगा तो फिर फॉर्मूला कैसे अलग होगा? फॉर्मूला अलग क्यों होगा, क्योंकि परसेंटेज अलग अलग है ना। हाँ सर। तो सर वो नीचे वाले का अलग से निकलेगा सर। मेटल एक है तो जो ऊपर वाले का मोलर मास आएगा वही तो नीचे वाले का मोलर मास आएगा। यस सर। जो नीचे वाले ऊपर वाले का मोलर मास आएगा वही तो नीचे वाले का मोलर मास भी आएगा, आएगा नहीं आएगा? लेकिन दोनों के, भाई दोनों के तो मास अलग अलग हो सकते हैं, नहीं समझे? आ गया सर समझ में। कर लेगी। अब कैसे करना है, n इजिकल टू क्या हो जाएगा, n ऑफ मेटल निकालेगी और n ऑफ ऑक्सीजन निकालेगी, तो कैसा हो जाएगा 70/56 करेगी, और ये कितना हो जाएगा, इसका मास है 30 अपॉन कितना 16, तो कितना आ रहा है इसके मूल, ऊपर वाले के मूल कितना आ रहे हैं बेटा? 1.25। 1.2। 1.25. और इसके 1.87। 1.9। 1.9 आ रहा है क्या? सर 1.87 मतलब 1.91। 1.9 होगा सर. अच्छा एक काम करो फिर, इसको 1.25 और ये हो जाएगा, तो सर इसको आपको 2 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है देखो, तो 4, इसका सर फर्स्ट का 2.5। सर इसके x2, बाद तो एम्पेरिकल फॉर्मूला जैसे निकालते वैसे निकाल सकते हैं। इसका एक काम करो, हाँ मैं इसको एक काम कराता हूँ, ये मोल निकल गया ना, इधर देखो, अब इसका एक काम करो, मोल रेशियो निकाल दो। तो सर क्या, हमने इसको 1 करो क्या, सर वो हमने 1.5 72 हो नहीं जाएगा लिया। सर। 1 मिनट है, 56 को इससे डिवाइड करने में 1.25 आ रहा है क्या? यस सर। 1.5 आ रहा है सर। वही कह सर रहा हूँ ना मैं, 1.25। 1.5 आना चाहिए, देखो तो 1.2, सर ऊपर 70 है ना। 70, सर आपने 1.25 आ रहा है। अच्छा ये 1.87 आ रहा हाँ है, सर. तो इसको 1.25 को राउंड फिगर में 1.5 लो और इसको 2 लो, तो इसका आंसर कितना आ रहा है फिर? उसको 1.5 कैसे ले सकते हैं? X3O4 आ रहा है क्या? अच्छा ये तो गड़बड़ हो जाएगा। सर सर ऐसा ऑप्शन में X2O3 आ नहीं रहा है। है। सर X3O4 तो दिया हुआ है. सर वो 1.2 और 1.8 लोगे ना सर, हाँ तो ऊपर वाला 1 और नीचे वाला 1.5 आ जाएगा।
अच्छा, इसको कितना लेने को कह रहा है? सर 1.2 से डिवाइड करो ना, यानी 1.2 से डिवाइड करोगे तो ऊपर 1 आ जाएगा और नीचे 1.5 जितना आ जाएगा। जैसे फिर 2 से मल्टीप्लाई मोल रेशियो, जैसे मोल हाँ रेशियो सर। निकल तो हाँ ये सर, 1 आ आ रहा है जाएगा वैसे और ये तो कितना आ रहा है? 1.89 और ये 1.5 आ रहा है। और ये 4.9 1.5 आ जाएगा। ये 7.5 से 2 से तो मल्टीप्लाई ये 2 आएगा, ये 3 आएगा, तो x2O3 आ रहा है क्या? यस यस सर। हाँ हाँ तो हाँ यही है। सर। हाँ तो ठीक है, यही है इसका मेथड, ठीक है ना, मेन यही है इसका यहाँ पे तक। बात समझ में आई क्या? यस सर। कुछ नहीं है, आसान है, बस थोड़ा सा समझना है। सर मास रेशियो निकालना है। मास अगर एक का निकल गया तो सामने वाले का W तो दिया है, वो तो मोलर मास निकल जाएगा। अब मेटल तो सर एक ही है, तो एक मेटल का मोलर मास आएगा वही दूसरे का भी आएगा। क्यों, गलत बोल रहा हूँ क्या? नो सर। तो बिल्कुल नो करेक्ट आ सर। जाएगा ना बेटा, करेक्ट आ जाएगा ना आंसर। यस सर। यस। चलो ओके, और कुछ? नो सर। ओके सर, अब हम लोग पढ़ते हैं सर, आज एक नया टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इसका नाम है हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। एक्चुअली इसमें कुछ बताना जरूरी है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों के सिलेबस में इससे रिलेटेड आते रहते हैं और कुछ न कुछ बातें बीच बीच में आप लोगों से इसके बारे में पूछा जाता है। देखिए बच्चों, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि आइए कंसीडर करते हैं, किसी एक मूविंग पार्टिकल पे कंसीडर करते हैं। ये मूविंग पार्टिकल जब यहां से आगे की तरफ को मूवमेंट करेगा, ये मूविंग पार्टिकल जब यहां से आगे की तरफ मूवमेंट करेगा, तो मान के चलो ये जो मूविंग पार्टिकल है इधर ऐसे बढ़ता रहेगा। अब ऐसा बढ़ता रहेगा तो आप देख रहे हैं इस पार्टिकल में, बच्चों जरा ध्यान से देखिएगा सर, इस पार्टिकल में जब ये मोमेंटम करेगा, जब इस पार्टिकल में मोमेंटम आएगा, जब इस पार्टिकल में आप देख रहे हैं ये यहां से मूव करेगा, आगे की तरफ मूव करेगा, तो इस पार्टिकल में जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं कुछ न कुछ मोमेंटम आएगा जरूर। तो जब इसमें मोमेंटम आएगा तो बच्चों उस टाइम पे इस बात का हम एक्यूरेट ये बात पता नहीं लगा पाएंगे कि इस पार्टिकल की पोजीशन में कितना चेंज आया। समझे या नहीं समझे? सर जब ये पार्टिकल मूवमेंट करेगा, एक जगह से जब दूसरी जगह पे शिफ्ट होगा, तो इसमें जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ मोमेंटम होगा। मोमेंटम होने के बाद हम लोग इस बात का एग्जैक्टली ये बात पता नहीं कर पाएंगे कि इसकी पोजीशन में कितना चेंज आया। अरे कुछ आ रहा है बच्चों समझ में? यस हाँ सर। सर, आ रहा है। सबको समझ में समझ आ आ रहा रहा है है ना? सर। यस सर। ओके। यस यस सर। सर। यस सर। तो बच्चों मैं आपसे ये कह रहा हूं कि पार्टिकल की पोजीशन में कितना मोमेंटम हुआ, कितना चेंज आया। अब मान के चलिए आपने सपोज क्या किया बच्चों, जाहिर सी बात है कोई फोटोन लाइट को इस पे टकरा दीजिएगा, कोई फोटोन लाइट को आपने क्या किया, एच न्यू लाइट को इस पार्टिकल पे टकराया। और जब एच न्यू लाइट इस पार्टिकल पे टकराएगा तो जाहिर सी बात है कुछ न कुछ ये हिलेगा। अब हिलने के बाद आप देख रहे हैं सर इसमें मोमेंटम तो होगा, लेकिन सर इसकी पोजीशन में भी चेंज आएगा। दोनों चीजों को हम लोग एग्जैक्टली एक साथ पता नहीं कर सकते।
दोनों चीजों को हम लोग एक बात, दोनों बातों को बच्चों एग्जैक्टली हम लोग जो है एक साथ पता नहीं कर सकते हैं। यही तो हाइजेनबर्ग ने बोला था। समझ में आया या नहीं आया? सर ये वाला वापस एक्सप्लेन करो। मैंने कहा कि अगर आप इस पार्टिकल पे एच न्यू लाइट को स्ट्राइक करवाते, सर स्ट्राइक करने के बाद ये पार्टिकल क्या होगा, ये थोड़ा सा मूवमेंट करेगा। मूवमेंट करने के बाद बेसिकली एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है। हाइजेनबर्ग का जो प्रिंसिपल है ये ओनली जो है माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल पे ही यूज हुआ। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल पे यूज हुआ। उस छोटे से छोटे पार्टिकल की इमेजिन करिएगा जिसको हम नॉर्मली विजिबल लाइट में तो देख नहीं सकते हैं। अब आपने उसमें कोई एच न्यू लाइट को डाल दिया तो भैया वो मूवमेंट करेगा तो आपको तो पता भी नहीं लगेगा मूवमेंट भी किया है, आप तो दोनों चीज भी नहीं बता पाओगे। हाइजेनबर्ग ने तो बोला एक बात हम पता कर सकते हैं उस समय, लेकिन आप तो दोनों चीज भी नहीं पता कर पाओगे ना। अरे बहुत छोटा सा पार्टिकल हम कैसे कर पाएंगे, समझ रहे हैं ना। तो वो माइक्रोस्कोपी का खेल है सारा। तो उन्होंने ये कहा कि अगर इस पार्टिकल पे एच न्यू लाइट को स्ट्राइक करवाओगे, स्ट्राइक करवाने के बाद आप लोग इस बात का एग्जैक्टली डिटरमाइन नहीं कर पाओगे बच्चों कि कितना इस पार्टिकल में मोमेंटम हुआ है और कितनी मोमेंटम होने के बाद इसकी पोजीशन में कितना चेंज आया। ठीक है ना। इन दोनों का एग्जैक्ट डिटर्मिनेशन हम लोग नहीं कर सकते हैं। समझ में आया या नहीं आया ये बात बोलो, मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ फिर। ठीक है ना। समझ आया सर। ओके जी। हाँ सर आ गया। अब सुनो, ये सबसे पहली बात तो ये है कि सर इसकी एक पहचान है, ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए यूज होता है। उन्होंने कहा इट इज इम्पॉसिबल, उन्होंने कहा बच्चों ये बात इम्पॉसिबल है, इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन simultaneously the exact position and exact position and momentum for an microscopic moving part। क्या बोला सर, इस बात का हम एग्जैक्टली डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं कि सर इसकी पोजीशन में कितना चेंज आया हुआ है और इसमें कितना मोमेंटम हुआ है। ठीक है ना। जैसे ही मैंने आपको बताया कि ये कोई एक पार्टिकल है सर, ये कोई एक पार्टिकल है बच्चों। इस पार्टिकल पे आप लोगों ने क्या किया सर, अब इस पार्टिकल पे बच्चों अब आप लोगों ने क्या किया कि कोई एक इस तरीके से एच न्यू लाइट को स्ट्राइक करवा दिया, और एच न्यू लाइट को स्ट्राइक करवाने के बाद इसके मोमेंटम में कुछ अनसर्टेनिटी आएगी, है ना। इसके ये मोमेंटम में कुछ अनसर्टेनिटी आएगी, एग्जैक्टली हम नहीं बता पाएंगे, और इसकी पोजीशन में कोई ना कोई चेंज आएगा जिसको हम पोजीशन में चेंज बोल रहे हैं। तो ये दोनों चीजों को बच्चों हम एग्जैक्टली नहीं बता पाए। ठीक है ना। तो उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। ठीक है ना। वेयर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, इन्होंने कहा अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, इन्होंने कहा कि ये अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है, और डेल्टा पी इन्होंने कहा अनसर्टेनिटी इन मूवमेंट। आवाज आ रहा मेरा सभी को? यस सर। यस सर। मोमेंटम में क्या अनसर्टेनिटी आई है बच्चों,
ये बात आप लोगों को एग्जैक्टली हम लोग नहीं पता कर पाए, ठीक है ना। अब सुनो सर, दूसरी बात मैं आपको बता देता हूँ। दूसरा पॉइंट क्या हुआ कि इन्होंने कहा, इन्होंने ये बताया बच्चों, अगर सपोज, जरा ध्यान से सुनिएगा इसके बारे में, कि अगर डेल्टा एक्स में, ठीक है ना, डेल्टा एक्स अगर मोर सर्टेन होगा, अगर डेल्टा एक्स की वैल्यू कोई फिक्स वैल्यू होती है, अगर डेल्टा एक्स में अगर जो है, अगर हमने कहा पोजीशन में अगर डेल्टा एक्स की वैल्यू स्मॉल है, मान के चलो, ये वैल्यू अगर स्मॉल है, तो डेल्टा पी में क्या हो जाएगा, मोर अनसर्टेनिटी आ जाएगी। तो डेल्टा पी क्या हो जाएगा बेटा, मोर अनसर्टेनिटी आ जाएगी। अगर डेल्टा एक्स की वैल्यू बहुत छोटी है तो डेल्टा पी क्या हो जाएगा, मोर अनसर्टेन हो जाएगा। और अगर मैंने कहा डेल्टा पी की वैल्यू अगर बच्चों स्मॉल हो जाएगा तो पोजीशन में क्या आ जाएगा, पोजीशन में मोर अनसर्टेनिटी आ जाएगी, ठीक है ना। मोर क्या हो जाएगा, अनसर्टेनिटी आ जाएगी, क्योंकि आप जानते हैं सर डेल्टा एक्स इजिकल सर टू ये हो जाएगा। हाँ क्या बोल रहा है, ये एक्स से समझाओ ना सर, आपने ऊपर जो लिखा है वो ऊपर वाला डेल्टा एक्स एक्स। मैंने कहा अगर पोजीशन की वैल्यू, अगर पोजीशन की वैल्यू बहुत कम है, चेंज इन पोजीशन अगर बहुत कम है, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू जो डेल्टा पी है ना, उस टाइम पे इसमें काफी ज्यादा अनसर्टेनिटी आ जाएगी। और दूसरा पॉइंट मैंने लिखा, अगर डेल्टा पी मोमेंटम बहुत कम होता है, चेंज इन मोमेंटम, तो उस टाइम पे पोजीशन में अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा। डेल्टा एक्स इक्वल टू आप जानते हैं 4 पाई एम डेल्टा, ठीक है ना सर। यहाँ तक क्लियर है क्या सभी बच्चों को? यस सर। सब लोग देख लो भाई, अगर किसी को कुछ बात पूछनी है तो। सर ये फॉर्मूला जो आपने लिखा है वो हाइजेनबर्ग ने दिया है? जी जी, ये मैंने नहीं दिया हुआ है, ये हाइजेनबर्ग ने दिया हुआ हाँ सर Okay. पता है। है, ठीक है ना। चलो जी आगे सर, बढ़। हाँ सर डेल्टा एक्स डेल्टा पी से बड़ा हो तब ऐसी कंडीशन लगेगी, या यानी वो सर्टेन होगा तब लगेगी? डेल्टा एक्स और डेल्टा पी से, देखो डेल्टा एक्स पोजीशन में अगर हम ये बोलेंगे सर, बेसिकली क्या होता है ना, एक्चुअली हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, डेल्टा एक्स डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4। ये बड़ा भी हो सकता है और इक्वल टू भी हो सकता है, तो ये तो ऑलरेडी फॉर्मूला ही है। अगर ये स्मॉल होगा तब अनसर्टेनिटी ज्यादा है, समझा। यानी जितनी वैल्यू कम उसमें करेंगे उसमें डेल्टा पी की अनसर्टेनिटी बढ़ती जाएगी। हाँ, क्योंकि कम वैल्यू को आप जल्दी से डिटरमाइन कर दोगे ना, कम वैल्यू को आप जल्दी से यस डिटरमाइन कर दोगे, तो ऐसा मैं यहाँ पे। अच्छा आगे बढ़ो बेटा। यस बच्चों आप लोग जानते हैं सर, बच्चों आप लोग एक बात जानते हैं कि सर डेल्टा पी इजिकल टू होता है एम इंटू डेल्टा बी। ये आपने पढ़ा हुआ है क्या? मोमेंटम इजिकल यस टू, सर। यस 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 सर सर। पढ़ा है। ये आपने पढ़ा हुआ है। तो सर मैं यहाँ पे ऐसे नहीं लिख सकता हूँ क्या, डेल्टा एक्स इंटू एम इंटू डेल्टा बी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। तो चेंज इन पोजिशन या अनसर्टेनिटी इन पोजिशन इज इक्वल टू एम इंटू डेल्टा बी। ऐसे लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ? अरे बच्चों, वेर एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास ऑफ पार्टिकल। केजी में हो जाएगा। और डेल्टा बी क्या हो जाएगा, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी।
वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी क्या हो जाएगी, डेल्टा v के इक्विवेलेंट हो जाएगी। क्या कोई डाउट किसी को तो बोलो, क्या किसी को कोई डाउट है तो बोलो। नो सर। सुनो भाई, अब सुनो एक बड़ी बात और मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। देखिए सर, अब एक बात यहाँ पे बताइए, सबसे बड़ी और सर सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट बात मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ बच्चों। एक तो ये आपका फॉर्मूला यहाँ पे हो गया, कंप्लीट हो गया है। सर दूसरा पॉइंट इधर देखिए, इफ uncertainty in if uncertainty in position is equal to, अच्छा मैं ये लाइन लिखने से बड़े है डायरेक्टली मैथमेटिकली लिख लेता हूँ। एक केस लिख रहा हूँ मैं यहाँ तो पे। डेल्टा एक्स की वैल्यू आपने निकाली, उसमें डिवाइड बाय 4 पाई भी तो आएगा ना। हाँ हाँ h अपॉन 4 पाई इंटू m इंटू डेल्टा v। हाँ, देखो सपोज एक केस लिखता हूँ बच्चों में, केस 1 क्या लिख रहा हूँ, मैंने कहा इफ अनसर्टेनिटी इज पोजीशन इज इक्वल टू अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। सपोज एक केस लिख रहा हूँ, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इज इक्वल टू अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। मोमेंटम में जो अनसर्टेनिटी आ रहा है वो मान के चलो पोजीशन के बराबर आ रहा है। समझ रहे हैं क्या, हाँ या ना बोलो रे। यस। अब सुनो भैया, अब मेन बात ये है कि सर यहाँ पे तो मैं यहाँ पे ये लिखूंगा, तो अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, आपसे ये प्रश्न पूछा जा रहा है। आपसे ये केस बोला जा रहा है कि अगर मोमेंटम में अनसर्टेनिटी पोजीशन के बराबर है तो वेलोसिटी में कितना अनसर्टेनिटी आएगा उस टाइम, ये आपसे केस पूछा जा रहा है। बच्चों आप लोग एक बात जरा ध्यान से देखिए, सर डेल्टा x इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। डेल्टा x की जगह पे क्या लिख देता हूँ, डेल्टा p लिख देता हूँ, यस h अपॉन 4 पाई। तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा p स्क्वायर। सर ये m इंटू डेल्टा v स्क्वायर आएगा नहीं आएगा, आएगा सर। है भाई बोलो तो सर ये डेल्टा v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h अपॉन 4 पाई m स्क्वायर, होगा नहीं होगा, बोलिए रे बच्चों। होगा सर। तो सर ये डेल्टा v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h, देखो ये आपका आ जाएगा 1/2m रूट ऑफ h अपॉन पाई। ऐसे ही आएगा क्या, यस सर। देख लो सब लोग। यस सब लोग बहुत अच्छे से देख लो, एग्जाम में पूछा जाता है ये सब। ये जो बता रहा हूं ना, ये कोई नॉर्मल सी बात नहीं बोल रहा हूँ बच्चे, ये सब एग्जाम में पूछा जाता है, देख लीजिएगा कोई डाउट है तो। ओके चलो, एक तो ये केस हो गया, ठीक है ना। दूसरा एक और पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, कोई डाउट तो नहीं है ना किसी को यहाँ पे सर। नो सर। अनदर फॉर्म लिखता हूँ, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी। हाइजेनबर्ग ने कहा कि सर डेल्टा x इंटू डेल्टा पी इक्वल टू क्या बोला, h अपॉन 4 पाई।
इधर देखो, एक बात बताओ बच्चों मुझे, डेल्टा एक्स में इस देखो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी को थोड़ा मॉडिफाई करता हूँ, देखो क्या लिख, डेल्टा एक्स इंटू एम इंटू डेल्टा बी लिख दो क्या, है ना? तो सर डेल्टा एक्स इंटू एम इंटू डेल्टा बी, इसको क्या करो, डेल्टा टी से मल्टीप्लाई भी करो और डेल्टा पी से टी से डिवाइड भी करो, डेल्टा टी से क्या करो, डिवाइड भी करो, मल्टीप्लाई भी कर दो, है ना? तो ये क्या हो जाएगा, देखो इसको क्या बोलेंगे सर, डेल्टा एक्स इंटू एम इंटू, इसको क्या बोलेंगे, इसको मैं यहाँ पे ऐसा नहीं बोल, एक्सलरेशन बोलूंगा इंटू डेल्टा टी, है ना? डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी क्या हो जाता है, ए होता है, ये तो शायद पढ़ाई होगा सर। ये क्या हो जाएगा, देखिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे सर, ठीक है ना? ये एफ इजिकल टू एम इंटू ए क्या होता है, फोर्स। ठीक है ना सर? ये आपका F क्या, ये आपका क्या हो जाएगा सर, ये फोर्स हो जाएगा, ठीक है ना? और इंटू क्या हो जाएगा सर, डेल्टा टी इंटू डेल्टा टी। अच्छा एक बताओ, ये क्या हो गया, फोर्स इंटू फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, यस सर। पोजीशन में चेंज का मतलब डिस्प्लेसमेंट, तो क्या बोलेंगे इसको, फोर्स इंटू एक्स को क्या बोलते हैं, अरे इसको वर्क नहीं बोलते हैं क्या, वर्क, वर्क सर, यस। इंटू डेल्टा टी, तो वर्क का मतलब क्या हुआ, एनर्जी, तो डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी होगा नहीं होगा ये, होगा सर। तो ये किसके इक्विवेलेंट है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी के इक्विवेलेंट आएगा नहीं आएगा, तो आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्या, डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 डाउट किसी को तो बोलो, डाउट किसी को तो बोलो। सर आपने डेल्टा एक्स एफ और डेल्टा टी के बाद में वर्क इनटू डेल्टा टी क्यों लिख दिया? वर्क बोलते हैं ना, फोर्स इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होता है, एफ इंटू डी होता है नहीं होता है, हाँ हाँ तो ये डी का मतलब ये डिस्प्लेसमेंट ही तो है, ये एक्स डिस्प्लेसमेंट ही तो है यहाँ पे, ओके सर। और वर्क क्या है, एनर्जी है, डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी। तो वो फोर्स के बाजू में आपने x लिखा है कि k लिखा है? ये एक्स है, अरे ये एक्स है, आया समझ में सर क्या, हाँ सर आपने एनर्जी डेल्टा ई इंटू डेल्टा टाइम के बाद किया वो एक्सप्लेन करना एक बार फिर से। कहाँ पे कह रही हो, ये नीचे डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी वाला। अरे ये ना जो ये मैंने इसी को तो चेंज किया है ना बेटा, मैंने इसी को तो चेंज करके ये लिखा नहीं लिखा, तो मतलब ये इक्वल टू ये होगा नहीं होगा, बताओ, हाँ सर। तो इसकी जगह पे मैंने यहाँ यही तो लिखा है। ओके। किसी को कोई बात अगर कहनी है तो बोलो। सर वो आपने w वाला क्या लिखा है? वर्क है ना, डब्लू, ये कौन सा ये, पता चल गया सर। ठीक है देख लो भाई, और इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व कर, एक क्वेश्चन सॉल्व करना है अभी आपको,
हो गया ना सर? तो बच्चों यहाँ तक सर ये कंप्लीट है। तो सारे फॉर्मूले लिख लिए होंगे आपने कॉपी में? यस सर। क्वेश्चन है कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। Calculate the uncertainty in position of an electron. Uncertainty in position of an electron if delta V is 0.1%, is 0.1%, ठीक है ना, और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना लो। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चलो इसको सॉल्व करो बेटा सबके सब। Calculate the uncertainty in position of an electron if delta V is 0.1%. Velocity of electron is 2.0 into 10, 2.2 into 10 to the power 6. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना है। करो तो इसको जरा। करो बेटा इसको है। सर आपका बैकग्राउंड साउंड बहुत। ओके मैं इसको बंद कर देता हूँ, 1 मिनट में आप सॉल्व करो। Sir, complete.
सर आ गया। यस सर, आंसर आ गया। डन सर। बच्चों हुआ क्या? यस सर हो गया। यस सर। ओके, करना कैसे है सर? डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। ठीक है ना? डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा रिपीट करो ना। calculate the uncertainty in position of an electron if delta b is 0.1%, velocity of electron इतना एक्चुअली जो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना बच्चों, जो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, जो डेल्टा बी है ना, कितना है? 2.2 इंटू 10⁶ है ना, इसका 1% अनसर्टेनिटी आ रही, ऐसा ही बोल रहा है। इसका जो है बच्चों 1% अनसर्टेनिटी आ रही, ऐसा ही आपसे कह रहा है। समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं? बोलो। यस सर। ये 2.2 इंटू 10⁻³ हो जाएगा मीटर पर सेकंड। डेल्टा भी की वैल्यू ये आएगी एग्जैक्ट। सर 3 नहीं सर होगा। 3 होगा, 3 होगा। हाँ सर। 3 होगा। 6 - 3 3 होगा। ऊपर जाएगा सर। प्लस हाँ। 3 +3 देखो
तो डेल्टा एक्स सर इज 3 इक्वल टू, होगा। अरे किया तो है +3, तो h अपॉन 4 पाई m इंटू डेल्टा बी, 6.6 इंटू 10⁻⁻34, डिवाइड इसको करेंगे 4 इंटू 3.14 इंटू 9.1 इंटू 10⁻⁻31 इंटू 2.2 इंटू 10⁻3। कितना आ रहा है बेटा, ये अब आप बताओ। सर 2.38 into 10⁻⁻7 कितना आ रहा है? 2.38 into 10⁻⁻7 मीटर। ओके, 2.38 -7. Oh, yes, सबका यही है? yes, sir. यस। Yes, sir. और सुनो सर हम्म, सर बोलो। सर आपने वो डेल्टा वी में 2.2 इंटू 10⁻6 में सर इंटू 0.1 बाय 100 क्यों किया? क्योंकि वो कह रहा है ना अनसर्टेनिटी तो ओनली सर 0.1% की है वेलोसिटी में, तो इसका जो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा इसका 0.1% ही तो लगेगा। ओके सर, ठीक है ना? आ गया सर। हाँ ओके, अच्छा 1 मिनट है और क्वेश्चन और का जो है अच्छा, एक और क्वेश्चन है, आप इसको कर सकते हैं शायद। एक और क्वेश्चन है बच्चों, आप इसको कर सकते हैं। यस सर। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। यस सर। A microscopy using suitable photons is employed to locate an electron in an atom within a distance of 0.1 angstrom. What is the uncertainty in velocity? वेलोसिटी में क्या अनसर्टेनिटी आएगी, ये आपसे। A microscopy using suitable photons is employed to locate an electron in an atom within a distance of 0.1 angstrom.
व्हाट इज द अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी? चलो करो तो इस करो बेटा, इसको तो जरा करो तो। और मास तो वही रहेगा। मास सेम ही रहेगा। ओके। आ गया सर। सर वो कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करना है सर? 1/2m वो वाला? डेल्टा वी वाला करना है ना, जिसमें डेल्टा वी होगा। बच्चों ने अभी तक नहीं किया क्या? किसी ने? कुछ बच्चों ने तो कर दिया। आ गया सर आंसर। देख लो। सर इसमें एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट करना रहेगा या फिर चलेगा? करना पड़ेगा ना, मीटर पर सेकंड होता है ना वेलोसिटी की यूनिट। नहीं समझे क्या? सर कंप्लीट। सर कंप्लीट सर 5.7 into 10⁻⁶। ये सर हो गया। सर वो हमें डेल्टा वी नहीं निकालना है सर? डेल्टा वी तो निकालना है। तो सर आपने केस 1 लिया। मैं समझा नहीं क्या बोल रहा है। सर आपने केस 1 में वो डेल्टा वी निकाला था, वो रखना है। अरे यार, ये डेल्टा वी निकालना है यार। ये क्या? h/4 पाई m इंटू डेल्टा एक्स, ये वाला फॉर्मूला रखना है ना। अब डेल्टा एक्स की वैल्यू ये दी हुई है। सर वो नहीं रखना है हमें, डेल्टा वी इक्वल्स टू 1/2m √h/। वो क्यों रखेगा? वो तो तब रखेगा जब आपकी अनसर्टेनिटी और मोमेंटम बराबर है। वो क्यों रखेगा? सर जब इक्वल होगे तब रखना है। क्या? अभी आपने क्या बोला सर? रिपीट करो ना सर। अरे मैंने कहा वो तो तब रखेगा जब जो है कि सर डेल्टा पी जो है किसके बराबर हो जाएगा? डेल्टा एक्स के बराबर होगा, तब रखेगा उसको तो। बताओ तो। सर 5.77 into 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड।
Yes, Okay. sir. ओके, सबका निकल गया सर। क्या? हाँ सर, हाँ, आ सर। गया। ठीक है ना, कितना मैं यहाँ पे मैं ही खुद लिख देता हूँ सर। डेल्टा बी इज इक्वल टू 34 divided by 4 into 3.14 into 9.1 into 10 to the power minus 31 into delta x 0.1 into 10 to the power minus 10. सर ये आया होगा 5.79 into 10 to the power 6 मीटर पर सेकंड। Yes, sir. मास की वैल्यू वही की वही क्यों रखी है? मास वही तो रखेंगे यार, माइक्रोस्कोपिक इलेक्ट्रॉन की सर बात करें। सर हमें डिवाइड किससे करना है सर? मीटर पर सेकंड में कर रहे हो तो। समझा नहीं क्या बोल रहा है। डिवाइड क्यों करेंगे? जो फॉर्मूला है उसी से सॉल्व करेंगे ना। हाँ तो सर मीटर पर सेकंड में करना है ना सर, तो फिर जो आएगा वही रख देना है सर। हाँ, कोई किसी चेंज ही नहीं करना है, एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट कर देना बस। बात समझ में आ रही है क्या? अरे समझ में आ रहा है क्या सबको? Yes, sir. यस सर। ओके, तो बच्चों ये यहाँ तक इतना काफी है। तो हम लोग जो है ये आपका हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल आपका कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करता हूँ कि सारे बच्चों को काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। किसी को कोई डाउट है तो बोलो। No, sir. No, sir. ओके गाइस, चलिए तो मिलते हैं आप लोगों से कल के लेक्चर में। Bye, sir. फिलहाल के Bye, लिए sir. बच्चों मीटिंग को मैं एंड करता हूँ, ठीक है ना? Bye, sir. ओके, और कोई बात किसी को बोलनी तो नहीं है ना? बच्चों किसी को अगर कोई भी बात कहनी है तो बोल सकता हो, कोई दिक्कत। सर